हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सर्जिकल कैरियर में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जो किडनी की एक यूनिट होती है जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन के बारे में हम पूरी जानकारी आपको देंगे। जो नेफ्रॉन होता है वो किडनी की एक यूनिट होती है और इसकी संख्या 8 लाख होती है। इसका जो अध्ययन होता है वो नेफ्रोलॉजी कहलाता है और इसके जो स्पेशलिस्ट होते हैं यानी इसके जो डॉक्टर होते हैं उसको हम नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो जो किडनी होती है, किडनी 140 ग्राम की होती है लगभग। ठीक है, तो 140 ग्राम में ये छोटी सी होती है किडनी, जिसमें जो नेफ्रॉन की संख्या होती है वो 8 लाख होती है। तो जब इसमें नेफ्रॉन देखा गया तो ये एकदम ऐसी आकृति जैसे कि संरचना बनी हुई है, ये ऐसी आकृति दिखी थी। जूम करके जब देखा गया था तो ऐसी आकृति दिखी थी लगभग। तो इसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो इसकी सबसे पहले हम संरचना पढ़ेंगे। संरचना में ये जो गुच्छे की आकृति होती है इसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। इसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी निस्पंदन का कार्य होता है। जो इसमें जो होता है ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, यानी जो ब्लड होता है वो जो ब्लड होता है उसमें छोटे छोटे कण होते हैं जिनका एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और इसमें मल्टी विटामिन और मिनरल का भी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, तो और दूसरा काम होता है शुद्ध रक्त को वापस जो होता है ये भेज देता है, शुद्ध रक्त को वापस भेज देता है और रक्त से कणों को छान लेता है। नंबर 2, बोमेन संपुट। ठीक है, ये बोमेन संपुट पढ़ेंगे, इसे बोमेन कैप्सूल भी कहते हैं। इसमें जो होता है आवश्यक पदार्थों को पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। जैसे जो इसमें जो फिल्ट्रेशन हुआ था, इसमें जो आवश्यक कण होते थे ब्लड के और जो मल्टीविटामिन्स मिनरल्स जो होते थे उनको भी एब्जॉर्ब कर लिया गया था। तो इसमें आवश्यक पदार्थों का पुनः अवशोषण होता है। ठीक है, और इसमें जो होता है यूरिया को अलग कर दिया जाता है और वो जो विधि होती है वो डायलिसिस कहलाती है। इसकी जो विधि होती है वो डायलिसिस कहलाती है। और फिर जो डायलिसिस के विधि द्वारा यूरिन को जो होता है वो नेफ्रॉन में भेज दिया जाता है यूरिया को, जिससे यूरिन को पेशाब के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से पढ़ लेंगे। इसके जो 3 चरण होते हैं, नंबर 1 होता है ग्लोमेरुलस, नंबर 2 बोमेन संपुट, नंबर 3 नेफ्रॉन। तो ग्लोमेरुलस में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी निस्पंदन का कार्य होता है। नंबर 2 रक्त से कणों को छानता है। इसमें जो रक्त के कण होते हैं उसको भी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, मल्टीविटामिन्स मिनरल को भी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, शुद्ध रक्त को वापस भेज दिया जाता है इसमें। और बोमेन संपुट, नंबर 2 बोमेन संपुट में आवश्यक पदार्थों को पुनः अवशोषण होता है। आवश्यक पदार्थों का पुनः अवशोषण इसमें कर लिया जाए। जैसे जो मिनरल्स होते हैं, मल्टीविटामिन्स जो होती हैं वो जो इसमें आ जाते हैं तो ये आवश्यक पदार्थों का पुनः अवशोषण कर लेता है। ठीक है, और यूरिया को डायलिसिस के द्वारा अलग कर देता है। जो यूरिया जो होती है उसको नेफ्रॉन में भेज देता है। फिर जो नेफ्रॉन होता है वो यूरिन के थ्रू यूरिया को बाहर भेज देता है, पेशाब के थ्रू बाहर भेज देता है। और अगर पूछा जाए ये जो नेफ्रॉन होता है ये यूरिया के साथ साथ पुनः अवशोषण का भी कार्य करता है। ठीक, इसका ये भी एक कार्य हो गया। ये जो पेशाब के थ्रू ये यूरिन का तो निर्माण करता ही है, इसके साथ साथ ही पुनः अवशोषण का भी कार्य करता है। ठीक है, तो तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक मैं पढ़ाता हूँ जो पॉइंट होते हैं, जैसे जो बोर्ड एग्जाम यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में समझाते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे जो किडनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो हमारा यूरिन होता है, यूरिन में जो जल की मात्रा होती है वो 95% होती है। कितनी होती है? 95% जो यूरिन की मात्रा होती जल की मात्रा होती है वो 95% होती है। और इसमें जो यूरिया होती है वो 2% होती है। जो अदर कंपोनेंट होते हैं वो लगभग 3% होते हैं। ठीक, जो अदर होते हैं वो लगभग 3% होते हैं। अदर जो होते हैं वो 3% होते हैं। और जो यूरिन का पीएच होता है वो 4.8% होता है। और इसका जो रंग होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो रंग होता है यूरोक्रोम के कारण पीला होता है। यूरिन का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। और इसकी जो गंध होती है वो अमोनिया के कारण होती है। जो पेशाब की गंध होती है वो अमोनिया के कारण होती है। जैसे जब हम पेशाब त्यागते हैं तो उसमें यूरिया होती है। यूरिया जो होती है वो 3 घंटे बाद अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसलिए गंध आती है। ठीक है, अब हम किडनी से रिलेटेड कुछ बीमारी पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो अक्सर सुनने में मिलता है जो किडनी स्टोन वाली समस्या होती है, वो किडनी में जो स्टोन होता है वो 4 प्रकार का होता है।
अधिकतर तो कैल्शियम ऑक्जेलेट का ही स्टोन सुनने को मिलता है। नंबर 1 होता है सिस्टीन और यूरिक एसिड और स्टिविटी और कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो अधिकतर यही सुनने को मिलता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट वाला स्टोन होता है। ठीक है। और यूरेनिया एक बीमारी होती है। पहली बीमारी जो स्टोन हो गई, दूसरी बीमारी जो होती है वो यूरेनिया होती है। यूरेनिया में क्या होता है, इसमें अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है, जिसमें अधिक बदबू आती है। इससे जो पेशेंट होता है यूरेनिया का, वो जब पेशाब करता है तो बहुत बदबू आती है, स्मेल आती है। तो एक यूरेनिया बीमारी होगी। नंबर 3 हो गई गॉट यानी गठिया। गठिया में यूरिक एसिड जो होता है वो बढ़ जाता है। गठिया में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, इसकी वजह से जो हमारे जो हड्डियां होती हैं वो चरचराने लगती हैं। ये जो बीमारी होती है वो लगभग बुढ़ापे में आती है। 50-60 के एज में ये बीमारी हो जाती है गठिया। इसमें इसे गठिया रोग कहते हैं। और किडनी जो खराब हो जाती है, जैसे एक किडनी होती है उस पर भी आदमी चल सकता है, लेकिन जब दोनों किडनी खराब हो जाती हैं तो उसका जो ट्रांसप्लांट होता है, जैसे किसी मरीज का जब ट्रांसप्लांट होता है तो या फिर उसके कोई रिलेटिव हो या फिर अगर कोई एक्सीडेंटल पेशेंट जैसे उसकी अचानक डेथ हो जाती है तो 4 घंटे में वो किडनी उसके लग जानी चाहिए, किडनी ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए, इससे वो आदमी बच सकता है। ठीक है। तो नंबर 4 किडनी जब खराब हो जाती है तो क्या करें, यानी ट्रांसप्लांट जो होता है वो 48 घंटे में हो जाना चाहिए इसका। और मुख्य उत्सर्जी पदार्थ जैसे होते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। जो यूरियोटेलिक होती है, यानी यूरिया जो उत्सर्जन होता है वो स्तनधारी करते हैं, यानी हम लोग करते हैं, और पशु जितने हो गए जानवर वो लोग यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। नंबर 2 यूरिकोटैलिक, यानी यूरिक एसिड का उत्सर्जन पक्षी सरीसृप जैसे जो रेंगने वाले होते हैं और जो पक्षी होते हैं उनको हम यूरिकोटैलिक कहते हैं। जो पादपों यानी पेड़ पौधों में जो उत्सर्जन होता है वो लासा यानी गोंद, जो से पेड़ को जब पेड़ पे जैसे कुछ मार देते हैं या फिर काट देते हैं तो उसमें देखते हैं गोंद निकल आता है, तो उसे ही जो पादप में उसे ही उत्सर्जन कहते हैं उसका। और अमोनोटेलिक, अमोनिया का उत्सर्जन होता है। जो अमोनिया का उत्सर्जन होता है वो मछली और कीट करते हैं। अमोनिया का उत्सर्जन कौन करता है, मछली और कीट। और ग्वानोटेलिक यानी ग्वानिन का उत्सर्जन जो होता है वो मकड़ी करती है। मकड़ी जो होती है वो ग्वानिन का उत्सर्जन करती है। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक बार हम फिर से समझा देते हैं। जो यूरिकोटैलिक होते हैं वो स्तनधारी होते हैं, और जो यूरियोटैलिक होते हैं वो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, यानी स्तनधारी लोग होते हैं। और यूरिकोटैलिक यानी यूरिक एसिड का उत्सर्जन पक्षी यानी सरीसृप करते हैं। पादप जो होते हैं वो लासा यानी गोंद का उत्सर्जन करते हैं। और जो अमोनोटैलिक होते हैं वो जैसे मछली और कीट उसमें आ जाते हैं। और ग्वानोटैलिक जो होता है ग्वानिन का उत्सर्जन जो होता है मकड़ी करती है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया आप लोगों को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।